ज़मीन की तैयारी में हमें जो ज़मीन चाहिए वो एंड पॉइंट बतलाता हूँ, तो तैयारी करके वहाँ कैसे पहुँचेंगे वो हम विषय लेंगे। हमें जब फार्मिंग करें तो ज़मीन चाहिए, उसका एक फाइनल ओरा है कि हमारी मिट्टी कैसे होनी चाहिए जब उसमें पौधा लगा हुआ रहे। उसके लिए 25% हवा, 25% पानी, 5% बायोमास ऑर्गेनिक कार्बन और 45% मिट्टी होना चाहिए जहां हमारा पौधा है। ये अगर ओरा आपका है, ये आपको सबको अपने घर पे छाप के रख लेना चाहिए। 25 हवा, 25 पानी, 5% ऑर्गेनिक कार्बन, 45% मिट्टी। ये कई एग्रोनॉमिस्टों के रिसर्च पेपर ने दिया है कि ये अगर मिट्टी है तो ये स्वस्थ मिट्टी है और इसमें हमें जीवंतता डालनी है। इसे करना पड़ेगा जीवंत मिट्टी, जीवंत भूमि, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉइल की, हम धरती माँ की बात कर रहे हैं। SOIL ये सॉइल का फुल फॉर्म है। ये नाम क्यों आया? भारत की भूमि को सॉइल कहा जाता है, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा, इसका पूरा अर्थ है सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, इसलिए सॉइल बोलते हैं इसको। मतलब ये जो हमारी भूमि का मिश्रण है, इसमें अगर अनंत जीवों की आत्मा नहीं है तो ये जीवंत नहीं है, फिर ये कोकोपीट है। उदाहरण बता रहा हूं मैं। कोकोपीट पानी पकड़ता है, न्यूट्रिशन कम है, बैक्टीरिया डालेंगे तो रहेगा, है ना। तो हमारी मिट्टी बैक्टीरिया वाली होनी चाहिए। कीड़े मकोड़े, तुड़तुड़े, मक्खी, इल्ली, गोबरेला कीड़ा, दीमक, केचुआ सब रहना चाहिए, तो हम फर्टिलिटी जो कर रहे हैं पौधा उठाते रहेगा। बात अपनी चालू होने से पहले सर ने एक बात बोली कि मेरा क्षेत्र जो है 35 kg फर्स्ट आता है, रटून 25 kg आता है। पहले में जो माल व्यापारी लेके जाता है, कलर शाइनिंग आता है, उसका रेट अच्छा मिलता है। दूसरे को जब व्यापारी लेके जाता है तो उसका कलर शाइनिंग आता नहीं, वज़न कम आता है। क्यों? इससे रिलेशन है। हवा, पानी, ऑर्गेनिक कार्बन कॉम्बिनेशन चाहिए और इसमें बैक्टीरिया, कीट पतंग, दीमक, केचुआ सब चाहिए। तो हम जो फर्टिलिटी करेंगे प्लांट पूरा का पूरा उठाएगा और हर बार उठाएगा। तो ज़मीन की तैयारी करते समय हम यहाँ पहुँचें और ये व्यवस्था हर फसल में रहे। पहले में भी ये है, तो यही की यही व्यवस्था हमने जब लाम रखा तब भी हो, तीसरा रखा तब भी हो, F2, F3, चौथा रखा तब भी यही व्यवस्था हो। अगर फर्स्ट में आपकी ये व्यवस्था है और 35 किलो का वजन आ रहा है और व्यापारी लेके जा रहा है, तो उसको राइपनिंग करने के बाद कलर आ रहा है और वही चीज़ आपने सेकंड में दे दी, तो आपको थर्ड के लिए पौधा खरीदना पड़ेगा? नहीं ना। फर्स्ट वाला आपने पिलबाग में समझ लिया, लाम में समझ लिया, अब लाम आपका फर्स्ट से अच्छा आ गया। एक बार आपने लाम फर्स्ट से अच्छा ले लिया, तो अब आप उसको निकाल करके तीसरा नया लगाओगे या तीसरे को खुद ही ले लोगे? तो यहां से सस्टेनेबिलिटी आना चालू होगी। शायद ये जो मैं बात बतला रहा हूं, आप जब खेत में प्रयोग करेंगे, और मैं तो आज आया हूं, कल आपके मोबाइल में रहूंगा यूट्यूब चैनल पे, किसान पाठशाला पे। परसों मेरे कस्टमर केयर व्यवस्था आप चाहोगे तो जुड़ी हुई रहेगी। लेकिन आपसे जुड़ने वाले आपके गांव के ओटला पार्टी के मित्र हैं, जो शाम को बैठक में रहेंगे, बातचीत में रहेंगे। जो आपके कृषि काउंटर वाले मित्र हैं वो आपके साथ में रहेंगे। जिनसे आप अभी तक पौधा खरीद रहे हो वो आपके साथ में रहेंगे। तो आज की चर्चा जैसे ही आप उनसे करोगे कि बलराम भाई ने हमें बताया है कि दूसरा पहले से अच्छा आता है, तो तीसरे में पौधा नहीं खरीदना पड़ेगा, ऐसा मैं भी सोच रहा हूँ। ये बात अच्छी लग रही मुझे।
तो वैसे ही आपके शुभचिंतक मित्र जो आज आपके साथ नहीं है, उनका स्टेटमेंट आएगा, पागल हो गया क्या? ऐसा होता है? अपने गांव में तो नहीं हुआ अभी तक ऐसा। अपने यहाँ तो लाम का रेट नहीं मिलता, फंस जाएगा। मतलब तुम्हें जमीन तैयार करके खेत को मशागत करके 25,000 फिर लगाना है, लाट को उठा के बाहर फेंकना, रोटावेटर करना, कल्टीवेशन करके दूसरी फसल के लिए तैयार करना इसको, और वापस केला लगाना है तो दूसरी ज़मीन फिर तैयार करना है। तो इसमें 25 से 30,000 लगेंगे, वो आपको लगाना है तो आप समझदार किसान हो। और फिर से नया पौधा खरीदना है 30,000 रुपये एकड़ का, तो ये 60,000 रुपये एकड़ का खर्चा आपको केला रखना है वापस, तो ये लगाना पड़ेगा, तो आप सही किसान हो। वरना आपका जो मित्र आज पाठशाला में नहीं आया है वो आपका शुभचिंतक है, वो गलत नहीं है। उसके लिए आप अगर तीसरा रख लोगे तो आपकी गलती होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो आप जो आज यहाँ से सीखो, इसको नोट करके भी ले जाना, ताकि जो मित्र, जो सखा, जो संबंधी आपसे बात करें उसको आप जवाब दे पाओ कि आपने क्या समझा। और नहीं समझ में आए तो मुझसे प्रश्न करना वापस कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बतलाओ, ताकि शाम को जो जिग्नेश भाई मेरा साथी बैठेगा उसको मैं बता पाऊँ। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमें करनी है। इसके लिए ज़मीन की तैयारी करने के लिए हमें पहला काम करना है गहरी जुताई, पलटी पलो, मिट्टी को पलटना है। भले पिछले साल आपने पलटा हो और कपास लगा दिया, और इस साल आप केला लगाना चाहते हो, तो भी इस साल पलट दो। कोई मैंडेटरी नहीं कि पिछले साल पलटा था तो अभी पलटूँ या ना पलटूँ। इस साल फिर से पलटना है, केला लगाना है तो ज़मीन की तैयारी करना है। पलटी पलऊ करने के बाद अगले 20 दिन उसको हवा खाने दो, धूप लगने दो, वहाँ से मॉइस्चर को उड़ने दो। प्लविंग करने के बाद 20 दिन आपको धूप खिलानी है। धूप खाने के बाद 20 दिन के बाद आप देखोगे, जैसे आप प्लविंग करते हो ना तो ज़मीन उठ जाती है ना, ये ढेपे बड़े बड़े गिरते हैं। तो ये जो समतल ज़मीन है, इससे इसकी और इसकी हाइट में कम से कम 6 से 8 इंच का फ़र्क आता है। थोड़ा हाइट बढ़ जाता है ना पलऊ का। तो 20 दिन के बाद हमें सॉइल टेस्ट कराना है। सबसे ज़रूरी काम खेती करने से पहले मिट्टी की जांच। आप कराते हैं? नहीं कराते हैं। तो ये आज से हमें चालू करना है, सॉइल टेस्ट कराना। आपके क्षेत्र में सॉइल टेस्ट है कहीं पर? नहीं जानकारी है। सॉइल टेस्ट के लिए एक नंबर लिखिए 7587538222। आपके क्षेत्र में अगर सॉइल टेस्ट हो तो वहाँ सॉइल टेस्ट कराकर हमारे ग्रुप को आप रिपोर्ट भेजिए, तो हम उसको देखने के बाद आपको गाइड करेंगे कि कैसे काम करना है। अगर आपके क्षेत्र में सॉइल टेस्ट नहीं है तो ये नंबर है 7587538222। यहाँ पर आपके खेत के मिट्टी का सैंपल 200 ग्राम इकट्ठा करना है, और डाकघर में जाकर के या जो भी कोरियर व्यवस्था है ये एड्रेस देंगे, वहाँ कोरियर करना है। ये बी किसान ग्रुप का नंबर है जो पूरे भारत के किसानों की सॉइल टेस्ट करते हैं। और जो किसान बी किसान ग्रुप से जुड़ चुके हैं उनकी सॉइल टेस्ट फ्री में होती है, उसका पैसा नहीं लगता है। आप नए फार्मर होंगे तो शायद 600 रुपये चार्ज होगा, और आप एक बार अगर ग्रुप से जुड़ गए, कुछ व्यवस्थाएं आप उनके साथ में आदान प्रदान कर रहे हो, तो फिर आपकी सॉइल टेस्ट फ्री में होगी। और आप जहां हो वहां अगर सॉइल टेस्ट करा सकते हो तो वहां करा करके आप रिपोर्ट भेजोगे, तो उसके मुताबिक हम आगे क्या करें फिर निकल के आएगा डिटेलिंग। तो सॉइल टेस्ट कराने के लिए सैंपल कैसा लोगे वो भी समझ लो। सॉइल टेस्ट के लिए जो हमारा खेत है, 5 एकड़ से बड़ा खेत होगा तो 2 सैंपल चाहिए। 5 एकड़ या 5 एकड़ से छोटा खेत है तो 1 सैंपल चलेगा। जो हमने पलटी पलऊ किया, इसके बाद इसके ऊपर लक्कड़ घुमाना है मोटा, तो ये ढेपे टूट जाएं, या कल्टीवेटर चलाना है, क्या बोलते हैं आप उसको? रोटावेटर तो बाद में आएगा, नहीं पहले रोटावेटर ही लगा लेते, तो वो नहीं लगाना है अभी। मैं अभी जो स्टेप बता रहा हूँ उसको समझना। पलटी पलऊ करने के बाद ढेपे तोड़ना है तो कल्टीवेटर लगाना है,
या बड़ा लक्कड़ ट्रैक्टर के पीछे रख के घुमाना है तो बड़े ढेपे टूट के छोटे हो जाए। अभी रोटावेटर की ज़रूरत नहीं, रोटावेटर की ज़रूरत बेड बनाएंगे उसके पहले, अभी बीच में कुछ काम हमें और करना है। तो सॉइल टेस्ट का सैंपल जो लोगे, डिश हैरो चला सकते हैं, बट वो भी बहुत घुमाओगे तो भूसा हो जाएगा। भूसा नहीं करना है, थोड़े चिप्स ढेपे बचने दो। तो सैंपल हम जब लेंगे तो बड़े ढेपे तोड़कर छोटे करने के बाद, है ना, खेत से किनारे से 10-10 फीट जगह छोड़नी है। जो हमारा खेत है उसके किनारे पर 10-10 फीट सैंपल नहीं उठाना। अभी सैंपल कैसा उठाना है, अलग अलग जगह कहीं से भी उठा लो, जहां आपकी इच्छा हो जाए। 20-30 जगह से सैंपल उठा लो। थोड़ी दूर गए, 4 इंच मिट्टी हटाई, 1 मुट्ठी भरा झोले में डाला। फिर थोड़ी दूर चले गए, 4 इंची हटाई, 1 मुट्ठी उठाई, झोले में डाला। ऐसे 10-20 सैंपल इकट्ठे होंगे तो आपके पास एक खेत का 5 किलो के लगभग मिट्टी आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके उठाया तो 5 किलो के ऊपर नीचे मिट्टी आएगा। अभी ये जो 5 किलो मिट्टी है, अगर गीली है तो छांव में सुखाना है, अगर सूखी है तो नीचे कपड़ा बिछाना है, मिट्टी रखना है, ऊपर से कपड़ा ढकना है और लकड़ी से कूटना है। थोड़े बहुत बड़े होंगे वो चिप्स छोटे हो जाएंगे। अब इस कपड़े को हटाया, इसमें बड़ा लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा या तार या कुछ अगर ऐसी चीज़ आ गई, कपड़ा, उसको निकाल के बाहर करो। छोटे हों उसको रहने दो, वो जांच में आएगा। बड़े पीस आ गए, गलती से कोई लकड़ी का डंठल आ गया, उसको निकाल के बाहर करो। अभी ये जो ढेरी आपने बनाई है, ये जो ढेरी है, इस ढेरी को मिक्स करना है, मिक्स करना है, मिक्स करना है और आधा फेंकना है ना। तो अगर 5 किलो था तो कितना बचा? 2.5 बचा। अब ये 2.5 किलो को मिक्स करना है, ये 2.5 किलो को मिक्स करना है। अब इसको आधा फेंकना है, कितना बचा? 1.25 किलो। अब 1.25 किलो को मिक्स करना है, फिर इसमें से आधा फेंकना है, कितना बचा? है ना 750। इसको फिर मिक्स करके आधा फेंकना है, अभी कितना बचा? 300 ग्राम। तो ऐसे मिक्स करके आधा फेंको, मिक्स करके आधा फेंको, मिक्स करके आधा फेंको, मिक्स करके आधा फेंको। छोटा सा पूरे खेत का सैंपल 250 ग्राम बचेगा। इसको प्लास्टिक में डालो, पाउच में एक पर्ची बनाओ, पाउच के बाहर चिपकाओ, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, किस खेत की मिट्टी है उसका नाम, खाता खसरा नंबर डाल करके वो 7587538222 पर फ़ोन करो, एड्रेस लो, कोरियर कर दो। 40 रुपये कोरियर के लगेंगे, 20 रुपये कोरियर के लगेंगे। सैंपल पहुंचने के बाद 7 दिन के अंदर आपको PDF आएगा आपकी सॉइल हेल्थ कैसी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये जांच कराना। इसका रिलेशन नट्टू भाई की गाड़ी पास होने से है। ठीक है, इसका रिलेशन आपके जेब से पैसा कम जाने से है। इसका रिलेशन एक ही बार केला लगा करके अनेक साल तक केला कटिंग ले उससे है। तो सॉइल टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी। अभी सॉइल टेस्ट कराने के बाद जो डिटेलिंग आती है उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है। उसमें तो बहुत सारी डिटेलिंग आएगी। हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है हमारे खेत का pH क्या है, हमें ध्यान रखना है ऑर्गेनिक कार्बन % क्या है, हमें ध्यान रखना है EC क्या है। 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपके खेत में नाइट्रोजन कितना, फास्फोरस कितना, पोटेशियम कितना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब कुछ आएगा। इसको सेकंड नंबर पे रखना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब जब सॉइल टेस्ट की बात करी, टेलीविज़न पे आया, पेपर में आया, मोदी जी ने बोला, है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ। उदाहरण दे रहा हूँ कि भारत सरकार भी बता रही है कि आप सॉइल टेस्ट कराओ, सभी की बातें सही हैं। हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र भी होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बोलता होगा सॉइल टेस्ट की जांच कराओ। लास्ट में एक सेंटेंस आता है,
जो मिट्टी की जांच में आता है वो नहीं डालना, जो नहीं आता है वो डालना। ऐसा सेंटेंस आता है ना, आपने सुना है ना? तो ये सेंटेंस अधूरा वक्तव्य है, पूर्ण नहीं है। जब हमारी जमीन का पीएच बढ़ जाएगा, पोटेंशियल हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, पीएच होना चाहिए 6.5, अगर ये 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस हो जाएगा तो क्यों बढ़ा? इसमें क्षार की मात्रा बढ़ी, तो फास्फोरस ज़्यादा आ सकता है, पोटेशियम ज़्यादा आ सकता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा आ सकते हैं। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों। तो जब आपकी सॉइल टेस्ट में आए कि पोटास अत्यधिक है, हो सकता है किसी की ज़मीन में आता है कि पोटास अत्यधिक है, तो उसके पीछे का रीज़न है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर बॉब थॉमसन, जो मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। और पोटास के हैं और केले में पोटास खूब लगता है, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। आपकी सॉइल टेस्ट में जितना पोटास आएगा, उदाहरण के लिए 1 हेक्टेयर में 700 केजी आ गया और साइड में लिखा होगा अत्यधिक, 1 हेक्टेयर में 250 केजी तक अच्छा है, 350 तक अधिक, 700 मतलब अत्यधिक ज़्यादा है। जब हमारी सॉइल टेस्ट में ऐसा आता है अत्यधिक, तो हमारा मन खुश होता है कि अब हमें पोटास नहीं डालना है, ज़्यादा है ना, अभी क्या करेंगे डाल के। उसके पीछे के कॉज पे जाएंगे। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपना पोटास पर बिताया, उसका नाम है डॉक्टर बॉब थॉमसन। पूरा रिसर्च पेपर है उनका, गूगल पे मिलेगा। उनका ये कहना है कि जितना पोटास आपकी सॉइल में है उसका 92% अनअवेलेबल फॉर्म में है, जो लगेगा नहीं, उसके लिए कुछ क्रियाएं होगी। तो अगर 700 केजी आया है तो उसका 92% तो लगेगा नहीं, आप भूल जाओ, वो है नहीं है बराबर है, ठीक है। 6% स्लोली अवेलेबल है, जो मन हुआ तो लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। 700 केजी का 6%, 742 है ना। अगर 700 आया है तो 42 केजी शायद लगेगा, हमने व्यवस्था वैसी बना के रखी तो पौधा लेगा, नहीं तो नहीं भी ले। 2% है ऐसा जो रेडी अवेलेबल है। तो 700 केजी अगर आता है 1 हेक्टेयर में, तो 2% क्या होगा? 14 केजी। 1 हेक्टेयर में हम पौधे कितने लगा रहे हैं आप लोग? एकड़ पे आप नहीं, आप 5 बाय 5 लगा रहे हो, 5.5 बाय 5.5 लगा रहे हो ना, 5 बाय 6 लगा रहे हो, मतलब एकड़ पे 1450 1450 और 1500 तो 14 दूनी 28 और 7 लगभग 3000 1 हेक्टेयर में। हाँ 6 बाई 6 पे। हाँ, आप 6 बाय 6 लगा रहे हो और यहाँ के मैक्सिमम फार्मर 5 बाय 6 लगा रहे हैं। तो दोनों का बीच का रेशो अगर हम हेक्टेयर पे जाएं तो 2500 से 3000 या 3000 से 3500, तो हम बीच का रेशो लेते हैं कि 1 हेक्टेयर पे हम 3000 पौधे लगा रहे हैं और 3000 पौधों में 700 केजी अगर पोटेशियम किसी की जमीन में आया है तो 2% रेडी अवेलेबल होगा, तो 14 केजी पोटास आपको कम डालना है जो भी आपने सोच रखा है। इसका ये मतलब निकलता है कि सॉइल टेस्ट में जितना एनपीके आए उसका ये मतलब आएगा निचोड़। तो ध्यान किस पे देना है? ध्यान देना है इन 3 चीजों पर। 14 केजी मायने नहीं रखता है 1 एकड़ पे, किले में ये 14 केजी तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, एक ही बार का डांड में रह जाएगा, ऐसे सूंघने में चले जाएगा वो पत्ते ही इतना खा जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सॉइल टेस्ट कराओगे तो इनको ध्यान बाद में देना, जरूरत नहीं। ध्यान किसको देना है? पीएच क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, ईसी क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन हमारे खेत का कार्बन प्रतिशत क्या है, बायोमास कार्बन, और पीएच क्या है। तो पीएच होना चाहिए 6.5। अगर इससे कम है तो हम जिसको अच्छा एग्रोनॉमिस्ट मानते हैं, हम जिससे अभी तक गाइडलाइन ले रहे हैं, उसको पूछना चाहिए कि मैं अगले साल केला लगा रहा हूँ, मेरे ज़मीन का पीएच
5 आया है, मैंने क्या करना चाहिए, तरीका मुझे खेती का बताओ। सॉइल टेस्ट का मतलब क्या? प्रश्न सही पूछेंगे हम, प्रश्न सही पूछेंगे। अभी तक हम क्या पूछ रहे हैं? केली लगाना है, डीएपी कितनी डालूं मैं? हमारे प्रश्न क्या है? फेमस है ना? गुजरात में डीएपी फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली उसके पीछे बहुत सारा कारण है। उत्पादन वही देता है और हमारी ज़मीन को सबसे ज़्यादा खराब भी वही करता है। फास्फोरस की अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि मैं डाल क्यों रहा हूँ। बहुत कम है, डीएपी बहुत कम। तो हमें प्रश्न कैसा पूछना है कि पीएच कम है या ज़्यादा है। अगर मेरी ज़मीन का पीएच 8 है तो हम जिसको अच्छा एग्रोनॉमिस्ट मानते हैं उसको पूछना है, भैया मेरे को केली लगाना है, एक ही बार लगाकर मैं 5 बार काटने का मन बना रहा हूँ, बार बार पौधा लगाने की इच्छा नहीं है। मैंने बलराम का सेशन अटेंड कर लिया, एक बार तो मैं कबड्डी करूँगा तो एक बार लगाकर ज़्यादा बार कटिंग करने का सोच रहा हूँ, पीएच ज़्यादा है, खेती कैसे करूँ? ये सही प्रश्न है, ना कि मैंने 5x6 पे लगाया है, मैं खाद क्या डालूं, मैं इसमें दवाई क्या डालूं, मैं इसमें पोंगा भराई क्या करूं। ये प्रश्न ही गलत है। जैसे ही आपने पूछा पोंगा भराई क्या करूं, उसकी दवाई दुकान पर जो होगा या जो उससे रिलेशन होगा उसकी पर्ची आपके पास आ जाएगी। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी, हमने प्रश्न क्या पूछा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? किसानों के प्रश्नों में चेंजेस चाहिए। हमें प्रश्न पूछना कैसे है, वहीं से बदलाव करना है। बहुत अच्छा मित्र है जिसने हमारे गांव में दवाई दुकान डाली है, जो हमें उधार खाद भी देता है, दवाई भी देता है, तो उसकी कोई गलती नहीं है ना, उसने तो आपकी मदद के लिए डाली है। अब आप उसके पास अगर गए कि मैं पोंगा भराई क्या करूं, 1 महीने का मेरा केला हो गया है, तो वो आपको लाल डब्बी, काली डब्बी, पीली डब्बी की एक रेसिपी देगा, 5 चीज़ें बताएगा, कोठी में डालो, पोंगा भराई करो पंप में। अगर वो लेबर के नीचे पंप में कुछ बचा हुआ रह गया आखिरी के पोंगे भराई में, तो वो 5 पौधे मर जाएंगे, क्योंकि उसमें आखिर में खाद पोंगे में ज़्यादा चले गया। वो उस दुकानदार की गलती नहीं, आप ही पूछने गए थे पोंगा भराई क्या करूं, क्योंकि आपने व्हाट्सएप पर देख लिया कहीं किसी के। तो हमें पूछना क्या है उसी दुकानदार को, पीएच मेरा खेत का ज़्यादा आ रहा है, तो दिमाग लड़ा क्या करें। तेरे को नहीं पता हो तो ये अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी वाले एग्रोनॉमिस्ट से पूछ के मुझे बता, पीएच ज़्यादा आ रहा है, मैं करूँ कैसे खेती, मुझे एक ही बार लगा के ज़्यादा साल चलाना है, पीएच मुझे 6.5 रखना है, ऐसे खेती का तरीका चाहिए। तो आप जो खाद डालोगे पौधा उठाएगा फट 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 फट। जो 2 बोरी खाद से काम होता है वो 20 किलो खाद से काम होगा अगर पीएच सही है, क्योंकि पूरा का पूरा अपटेक होगा। तो हमें ध्यान कहाँ रखना है, पीएच 6.5 होना चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन 1 के ऊपर होना चाहिए और 1 तक ईसी होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई ना मिले तो मैं एक कस्टमर केयर नंबर दे रहा हूँ बी किसान ग्रुप का, जो आपको बताएगा कि आपको केले की खेती में क्या ध्यान रखना है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। 9425738222। ये बी किसान ग्रुप का ऑफिशियल नंबर है कस्टमर केयर का। यहाँ हम पूरे भारत के किसान जो भी केले की खेती कर रहे हैं, पपीता की खेती कर रहे हैं, वो अपने खेत की जानकारी भेजते हैं, उनको फ्री में सलाह मिलती है, कोई चार्जेस नहीं। आपको बातचीत करने का समय लगेगा आपका, आपको ज़रूरत हो तो यहाँ रिंग कर सकते हैं। आपका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट अगर कहीं से भी कराया हो तो यहाँ भेजकर पूछ सकते हो, जो भी खेत की अवस्था हो। इस नंबर को हम बोलते हैं वीडियो सलाह। ज़्यादा अच्छी इसमें जानकारी आपको मिलेगी। आपके खेत का एक वीडियो बनाकर भेजेंगे कि मेरे खेत की ये परिस्थिति है, ये सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट है, मैंने इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उस दिन या 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आएगा कि आप ये कर सकते हो। तो आपका अनुभव, वहाँ का रिप्लाई, बीच का रास्ता बनाकर आप चल लो, कम खर्चे जिसमें लग जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 1% से ज़्यादा, ये 1 से कम और ये 6.5 होना चाहिए। इस आधार पर हम फार्मिंग करेंगे। इज द क्लियर? ज़मीन की तैयारी और सॉइल टेस्ट। अब ज़मीन की तैयारी और सॉइल टेस्ट के साथ में जो आता है उसमें मोटा मोटा मैं बतला देता हूं कि आप करो क्या, बाकी तो आपको जानकारी मिलेगी यहाँ से।
है ना। अगर आपका पीएच 6.5 आता है, मैं केले की बात कर रहा हूं केवल, अगर आपका पीएच 6.5 आता है तो आपको 300 केजी जिप्सम डालना है। अगर आपका पीएच 7, 7.5 आता है तो आपको 500 केजी जिप्सम डालना है। अगर आपका पीएच 8+ आता है तो आपको 700 केजी जिप्सम डालना है। अगर आपका पीएच 8.5+ आता है तो आपको 1 टन जिप्सम डालना है प्रति एकड़। मिट्टी की जांच के बाद 6.5 पीएच आए तो 300 केजी, 7 के ऊपर आए तो 500 केजी, 8 के ऊपर आए तो 700 केजी, 8.5 के ऊपर आए तो 1 टन जिप्सम। जिप्सम एक तरह की खदानों की मिट्टी है जिसके अंदर सल्फर और कैल्शियम नाइट्रेट आता है। यह कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, नहीं मिलता। जहाँ पर पत्थर निकाले जाते हैं, संगमरमर निकाले जाते हैं, राजस्थान जैसी जगहों पर खदानों से मिट्टी निकलती है, ये उसमें सल्फर और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। उस मिट्टी को बोलते हैं भू सुधारक, जिसको साइंटिफिक नेम में बोलते हैं हम जिप्सम। सस्ता मिलेगा, सीमेंट इंडस्ट्री इसको खूब यूज़ करती है और 150 रुपये ऐसे टन में मिलेगा। बहुत सस्ती चीज़ है, बट इसको लाने का ट्रांसपोर्ट महंगा है। तो आप 5 किसान मिल करके एक गाड़ी बुलाओगे तो भाड़ा सस्ता मिलेगा। तो अपने क्षेत्र की अवस्था के हिसाब से ये तरीका आपको अपनाना है। इसी के साथ में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 आता है तो 60 ट्रॉली गोबर डालना है, या शुगर फैक्ट्री का प्रेसमड 0.3 आता है तो 0.5 आता है तो 5 ट्रॉली डालना है। 0.7 आता है तो 4 ट्रॉली डालना है। 1% आता है तो 3 ट्रॉली गोबर तब भी डालना है प्रति एकड़। ये छोटा सा सूत्र है जमीन की तैयारी के लिए कि हमने पलटी पलव किया, लक्कड़ घुमा दिया, जो सॉइल टेस्ट में आया उसके मुताबिक हम कितना जिप्सम और कितना ऑर्गेनिक कार्बन डालें। छोटी सी तैयारी। राजू भाई, कुछ लोग और आए हैं ना, इनको पेन पैड दो, पीछे भी और यहाँ पर भी। यहाँ से होती है ज़मीन की तैयारी। इसके बाद में आपको रोटावेटर घुमाना है। रोटावेटर पहले नहीं घुमाना, ये डाला उसके बाद ऊपर की 6 इंच की लेयर पर आपको रोटावेटर चलाना है। तो एग्जैक्ट ये आपकी ज़मीन की तैयारी हो गई, मशागत हो गई, और रोटावेटर करके अब ड्रिप डालने के लिए हम रेडी हैं। तो आप सभी फार्मर ड्रिप वाले हैं या कोई फ्लड वाला भी है? सभी ड्रिप वाले हैं। तो हम आज विषय बात करेंगे ड्रिप से केले की खेती कैसे करें। तो पहला केले की खेती का चैप्टर है ज़मीन की तैयारी और बेसल डोज। अब दूसरा चैप्टर आता है ड्रिप लगाना, ग्राफ क्या लेना। इसी को कंटिन्यू रखो। ड्रिप लगाना, ग्राफ क्या लेना, लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी क्या होना, जिस पर निर्भर करेगा कि नट्टू काका की गाड़ी फेल ना हो, है ना। जिस पर निर्भर करेगा कि हमारे खेत में सीगा टोका कम आए या नहीं आए, जिस पर निर्भर करेगा कि हम कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन क्या लें। तो ये ग्राफ बताने से पहले थोड़ा सा सेंटेंस में आपको डालूंगा कि क्या चीज़ है जिससे ग्राफ का रिलेशन है। जो हम केले के पौधे का वज़न मार्केट में भेजते हैं, ये जो लुंगर है, ये जब मार्केट में जाता है तो यहाँ से जब कट के जाएगा और यहाँ से भी कटेगा, तो ये जो लुंगर उदाहरण के लिए 20 केजी का है, तो इसके अंदर है क्या, हमें ये जानना पड़ेगा। तो हमारा ग्राफ निकल के आएगा रिवर्स, कि हम लाइन से लाइन और पौधे से पौधा क्या रखें। अभी हम किसान पूरे भारत में ग्राफ कैसा रखते हैं मालूम है? पड़ोसी ने जो रखा वो, या
जो पौधे बेचने आया है उसने जो बताया है वो, या जिस दुकानदार के पास मैं उधार माल लाता हूं उसने जो बता दिया वो? इसके अलावा कोई पैमाना है हमारे पास ग्राफ रखने का? या किसी ने बहुत चर्चा करी कि पास के गांव में रमेश काका बहुत अच्छा केला बना रहे हैं, तो उनका खेत हम देख के आ गए, तो शायद वो ग्राफ रख लेंगे। हमारे लाइन से लाइन, पौधे से पौधे की दूरी का डिसाइड करने का पैमाना क्या है? या किसी पौधे बेचने वाले ने 2-4 बार उसके प्लॉट विजिट करा दिए गाड़ियां भर करके, चाय पोहा नाश्ता कराया, पौधे आपके गांव में अगले साल अच्छे बेचना है तो वो दूसरे गांव में ले जाकर विजिट कराएगी, देखो केला इतना अच्छा है हमारा। तो उस केले के पौधे वाले ने जो ग्राफ वहां लगवाया होगा वो हम फिट कर लेंगे। इसके अलावा कोई पैमाना है? तो पैमाना कहां से आएगा मैं बतलाता हूं आपको अभी। जो 20 केजी मार्केट में केला गया उसके अंदर है क्या? उसके अंदर है 70% पानी, 22% बायोमास। समझ में आ रहा है? दिख रहा है दूर तक? अभी हम पहुंच गए 92%। अगर ये लुंगर को मैंने धूप में रख दिया, 4 दिन 8 दिन में धीरे 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 सूख जाएगा। तो रखने से पहले वजन करोगे, पूरा ड्राई हो गया, सूख गया, उसके बाद वजन करोगे तो 70% प्लस आपको वजन कम मिलेगा, 22% मिलेगा बायोमास बॉडी। तो इस 20 किलो में जिसका हमें 450 रुपये मिल रहा है, आज का रेट क्या है? 450 है ना? मेरी 1-2 गाड़ियां बन रही है यहाँ राजपीपला में, इसलिए मुझे पता है। 600 की बात आई आज आंध्रा में आई ना? आंध्रा और राजपीपला में तो 1200 किलोमीटर से ज्यादा का फर्क है। आंध्रा में और राजपीपला गुजरात में तो बहुत फर्क है। आंध्रा हम बना सकते हैं राजपीपला को। आज अगर आप जो पाठशाला अटेंड कर रहे हो, जो पाठशाला आप अटेंड कर रहे हो, 100% अपने खेत में लागू कर दोगे तो सर ने जो बताया, ऐसे ही व्यापारी बोलेंगे कि हम वासना से माल लेंगे जो आंध्रा की टक्कर का है। ये स्टेटमेंट आपने दिला दिया तो मेरा आना सार्थक होगा यहाँ पे। रेट समझा? क्या बताया आपने? 20 किलो का फर्क समझ में आ रहा है? मतलब 30 रुपए केजी। बाप रे, केले का वजन 30 रुपए केजी होना। आपके क्षेत्र में 30 किलो का तो लुंगर आता ही है। 900 रुपए का एक झाड़, और 1 एकड़ में 1000 झाड़ कटते हैं कम से कम। 9 लाख रुपए का 1 एकड़, जिसमें 1 लाख रुपए खर्चा मात्र। 8 लाख रुपए आपका बचने लगेगा। तो लॉटरी बड़ी है ना? जमीन की कीमत ही निकल गई 2 साल में, और नई जमीन खरीद सकते हैं। पर ये ख्यालों में, रियल में तो आ नहीं रही है। हम क्रॉप लोन का कर्जा नहीं भर पा रहे हैं, हकीकत ये भी है। तो इसके लिए मैं जो बता रहा हूं, यहां से चलो अपन इसको सार्थक कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन को एप्लीकेशन में बनाएंगे और एप्लीकेशन से फिर नट्टू काका को बोलेंगे अब बॉक्स पैकिंग की गाड़ी बनाओ। ठीक है, 20 केजी में 70% पानी है, तो हम जो भी केले की फार्मिंग करें उसमें हमारा तरीका 70% ध्यान किस पे देना है? वाटर मैनेजमेंट पे। अगर हमारा पानी प्रबंधन सही है तो सीगा टोका आएगा नहीं, वजन खूब बढ़ेगा, कम खाद में पौधा बहुत अच्छा रहेगा और लंबी चाल का बनेगा। 70% वजन और ध्यान देना है पानी प्रबंधन पे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी 22% वजन कहां से है? बायोमास बॉडी। तो बायोमास बॉडी क्या करेगी? सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस से जितना अच्छा मांस मज्जी हड्डा बनेगा केले का, फोटोसिंथेसिस, ये जो सूर्य की रोशनी आ रही है उस पौधे के पत्ते के हर हिस्से में लगेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करेगा और अपनी बॉडी को देगा, और केले में न्यूट्रिशन आएगा और वो वजन बढ़ाएगा। और उसका छिलका मोटा, डंडा लंबा, केले की लेंथ, अंदर का पल्प बीमारी रहित, न्यूट्रिशन सहित, जितना ज्यादा सूर्य का लाइट आएगा 22% बॉडी बनेगी उसका बायोमास। तो 20 किलो में 70% का मतलब क्या हुआ?
14 kg पानी से बना, हाँ, और 22% कितना हुआ? 4.4। बचा कितना? 8%। ये क्या है? NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ETC, जो दुकान पे मिलता है। ये हिस्सा इसको सबसे लास्ट में हम कवर करेंगे। जो डालो तो ठीक, नहीं डालो तो भी हम केला पका लेंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ खाद मत डालना, मैं आपको बोल रहा हूँ इसको ध्यान कम देना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं है। जो सबसे ज़्यादा हमसे पैसे लेके जा रहा है वो ये पार्ट है, और ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर है। इससे वज़न का उतना रिलेशन नहीं है, क्वालिटी का उतना रिलेशन नहीं है। रिलेशन कहाँ से है? यहाँ से, ग्राफ से। तो 18 kg 400 ग्राम अभी जो मैं विषय दूंगा इसमें पैसा नहीं लगेगा, आपका ध्येय, दिमाग और उसी कॉन्सेंट्रेशन से खेत में फार्मिंग करना। तो अगर गुड़ गोबर गोमूत्र करेंगे तो भी हम 15 से 18 kg मेरे से राइटिंग में ले लेना, एक दाना फर्टिलाइज़र मत डालना, तब भी हम उतना पकाएंगे। हाँ, इससे ज़्यादा पकाना है तो फिर हम NPK पर जाएंगे, वो किस फॉर्मेट में देंगे उस पर बात करेंगे। तो ये रिलेशन है बायोमास बॉडी का। तो हमें ग्राफ कैसा रखना है जिससे 4 किलो 400 ग्राम की वृद्धि हो एक लुंगर से। अगर हम 30 किलो पकाना चाह रहे हैं तो 22% क्या होगा इसका? हाँ, 6 किलो 600 ग्राम होगा ना। हम जो 30 किलो का लुंगर है उसमें 22% क्या हुआ? 6 किलो 600 ग्राम बायोमास बॉडी जो सूर्य देवता से आएगी। तो हमारा केला कैसे लगना चाहिए? वो जब केला बड़ा हो रहा है उसके हर पत्ते पर रोशनी जाना चाहिए। ये जो केले का पौधा है, ये जो बड़ा हो रहा है, इसके नीचे के पत्ते, इसके बड़े पत्ते, फिर इसके बड़े पत्ते, इसका सेंटर पोंगा, जो सूर्य की रोशनी है इस पत्ते पर भी लगे, यहाँ भी लगे, यहाँ भी लगे, यहाँ भी लगे, इस पे भी लगे और यहाँ सेंटर पे भी लगे। तो सारे पत्ते जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा और हमारे फल को ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, तो उसकी क्वालिटी अलग रहेगी। हमेशा हल्दी पीला कलर रहेगा, हमेशा लंबी चाल का रहेगा, बीमारियां कम से कम आएगी और दिक्कतें नहीं होगी। समझ में आया? तो अब मैं जो ग्राफ बताऊंगा उससे आप इसको रिलेशन रखना कि जो मैंने ग्राफ बताया उसमें सूर्य की रोशनी हर जगह पहुंच रही है क्या? तो हमारा ग्राफ सही है, वरना ग्राफ में सुधार करना है। तो ग्राफ कहां से निकल के आएगा? हर पत्ते पर सनलाइट जाना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा निकल के आएगा ग्राफ कि हमने क्या ग्राफ लेना चाहिए। हम जो ग्राफ ले रहे हैं उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और इस सिद्धांत पर हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनेगा। आप यहां पर ले रहे हो 5.5 5.5, 5/6 या 6/5, लाइन से लाइन 6 लेते हो या 5 लेते हो? 5/6 में 6/6, कई लोग 5/5 करते हैं, 5/5 करते हैं, 6/6 भी करते हैं। 5 से लेकर के 6 तक का है, 5/5, 5 5.5, 5 6, है ना। तो 6/6 भी एक संख्या है, एक संख्या है 5/5। इसमें 5.5 5.5 में 1400 पौधे हैं, 1450 पौधे हैं, 1750 पौधे हैं और 1250 पौधे हैं, ये तीनों ग्राफ में। तो कम से कम 1250 पौधे से चालू होना चाहिए और 1000 पौधे तक ही रखो, उसके अंदर रखो, सबसे सही ग्राफ है। अभी ये डिज़ाइन होगा कैसे? हमें एक बार केला लगा करके
कम से कम 2 साल में 3 कटिंग लेना है, मिनिमम इतना टारगेट रखना है, तो हमारे खर्चे ज़्यादा निकलेंगे, कम खर्चे होंगे, आउटपुट ज़्यादा आएगा। क्या टारगेट है? 2 साल में 3 कटिंग मिनिमम लेंगे, फिर अगर प्लॉट सही चला तो चलाएंगे। सबसे छोटा टारगेट, पास का गोल। ऐसा नहीं कि मैंने इसी साल सबसे अच्छा पकाना है, अगली बार मुझे पता नहीं, तो वो ग्राफ भी गलत होगा, आपकी आइडियोलॉजी भी गलत होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। तो सबसे छोटा ग्राफ जिसमें सबसे सही लाइन आती है 5/7 जिगजैग सराउंड ग्राफ। कैसे सराउंड ग्राफ आएगा? ये लाइन से लाइन 5 फीट है, ड्रिप आपकी, पौधे से पौधा 7 फीट है, अगला पौधा सामने नहीं आएगा, जिगजैग आएगा, समझ में आया? फिर अगला पौधा सामने आएगा, फिर जिगजैग आएगा, फिर सामने आएगा, है ना? तो ये जो ग्राफ है इसको जिगजैग बोलते हैं। देखोगे तो ये है ना, ऐसे जेड बनता हुआ, जिगजैग ऐसे। इससे होगा क्या? आप जब इस सेंटर पौधे को देखते हो, अब यहां से आप देख रहे हो तो क्या होगा? ये पौधे और ये पौधे की दूरी है 7 फीट, बट सामने यहां पौधा आ गया ना, तो अभी कितना हुआ? 3.5। गर्म हवा ठंडी हवा अंदर घुसने के लिए रुकेगी। ये पौधे से ये पौधे की दूरी है 10 फीट, बट बीच में आपका ये पौधा आ गया तो ये है 5। तो आपके पत्ते कैसे होंगे? आगे पीछे। अभी ये पौधे का पत्ता यहां गया, इसका यहां आया, है ना? अभी इसका पत्ता एक दूसरे के ऊपर पत्ता नहीं आ रहा है ना? जब बड़ा होगा तब टच होगा, बट उसके पहले तक सराउंड ग्राफ रहेगा। ऊपर से सूर्य की रोशनी हर पत्ते तक जाएगी, बट अंदर गर्म हवा ठंडी हवा नहीं घुसेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जिगजैग का मतलब यहां भी 1250 पौधे ही हैं, और आपका 6x6 में भी 1250 पौधे ही हैं। उसमें फर्क और इसमें फर्क क्या है? 6x6 में आपने लाइन से लाइन भी दूर किया, पौधे से पौधा भी दूर किया, 6x6 दोनों तरफ से। तो यहां से गर्म हवा ठंडी हवा घुस रही है, यहां से भी गर्म हवा ठंडी हवा घुस रही है। पौधे को सराउंड ग्राफ मिल गया, ऊपर से रोशनी बराबर है, लेकिन अप्रैल और मई की गर्म लू हमारे खेत में अगर घुसेगी तो केले के पत्ते पर, पौधे के तने पर पत्ते ढीले होंगे। पत्ते ढीले होंगे तो यहां से टूटकर ये गिरेगा। जब माल कटिंग पे आएगा, 1 एकड़ में 2 गाड़ी माल भरने के बाद में टूटकर गिरना चालू होगा। उस प्लॉट में जो 5000 पौधे का प्लॉट है आपका, 2 गाड़ी माल भरवाओ, और चौड़े ग्राफ जहां है, लाइन से लाइन 7 फीट, पौधे से पौधा 5 फीट है, ये ग्राफ भी लगाते हैं कुछ लोग, लाइन से लाइन 6 फीट, तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर घुसेगी, तो यहाँ से टूटकर गिरने की संभावनाएं बढ़ेगी। आप सभी के पास सिंगल ड्रिप है या डबल ड्रिप भी है? किसी के पास नहीं, सिंगल ड्रिप। तो हम अभी बात करें सिंगल ड्रिप 5 फीट पे कौन सा बेस्ट ग्राफ होगा, उसकी बात करें ना हम, जो सबके पास ज़्यादा एप्लीकेशन में आए। तो ये ग्राफ जो है, जो अंदर ज़्यादा गर्म हवा ठंडी हवा घुसाएगा तो प्लांट में गिरपड़ आएगी, पत्ते छूटेंगे और कमल निकलेगा। और इस ग्राफ में एक तरफ 3.5 है, एक तरफ 5 है, तो गर्म हवा ठंडी हवा घुसने के चांसेस कम है। तो ये ग्राफ आपके जो चल रहे हैं, इसको आप आज से चेंज करो और कम से कम जिगजैग पे आओ। पहली रिक्वायरमेंट ग्राफ क्या होना चाहिए? तो जिगजैग वाला ग्राफ होना चाहिए, आगे पीछे वाला। दूसरी कंडीशन, लाइन से लाइन पास और पौधे से पौधा दूर होना चाहिए। उसके भी अनेक रीजन है। पहला, जिगजैग हो,
दूसरा, हर पत्ते पर धूप पहुंचे। तीसरा, गर्म हवा, ठंडी हवा ना जाए खेत के अंदर। ये जो मैं बातें बतला रहा हूँ आप लिखोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। एक तो मैं प्रवचन दे रहा हूँ, ये सुनाई दे रहा है। दूसरा, उंगली चलेगी। तीसरा, जब आप लिखोगे तो मुंह से बोलोगे, जिग जैग मन में लिखते समय बोलोगे ना। तो शायद मैं अगली बार पाठशाला लेने लेट आऊँ तो भी ज़रूरत मेरी कम पड़ेगी। आप खुद ही अपनी खेती को सस्टेनेबल कर लोगे। तो लिखना जारी रखो, है ना। ये 3 चीज़ें हमें मिल रही है। 5/7 से शुरुआत होती है, ठीक है। चौथा, ग्राफ ऐसा होना चाहिए, लाइन से लाइन पास, पौधे से पौधा दूर, ताकि एक बार लगा कर ज़्यादा कटिंग ले। लाइन से लाइन पास, पौधे से पौधा दूर रखेंगे तो एक ही बार लगाकर हम 2 बार 3 बार 4 बार माल काट सकते हैं, लाम को हम ले सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट अगर हमारे ग्राफ की पूर्ति हो रही है तो हमारा ग्राफ सही है। अब कैसे? हमारी लाइन से लाइन 5 फीट से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए अगर सिंगल ड्रिप है। जो व्यक्ति डबल ड्रिप डालता है उसने फिर 7 फीट पे जाना चाहिए। 6 का कोई ग्राफ ही नहीं है, 6 को डिलीट करो दिमाग से। 6 का कोई ग्राफ ही नहीं है, केले में डिलीट मारो। अगर हमारा बजट सिंगल ड्रिप का है तो 5 फीट से ऊपर लाइन नहीं होना चाहिए, वरना ड्रिपर कम होते हैं, केले को पानी कम गिरता है, मॉइस्चर कम बनेगा। 5 फीट में 2750 मीटर ड्रिप आएगी 1 एकड़ में। 6 फीट पे जाएंगे सिंगल ड्रिप में तो 2300 मीटर ड्रिप आएगी, तो ड्रिप कम हो गई। फिर हमें डबल ड्रिप डालना पड़ेगी तो फिर ड्रिप ज़्यादा हो गई। 4600 मीटर ड्रिप हो गई। 6 फीट पे अगर डबल ड्रिप डाली तो 1 एकड़ में 4600 मीटर ड्रिप होगी। और 4600 मीटर ड्रिप बहुत ज़्यादा होती है। जब ड्रिपर पानी गिराते हैं तो पूरी ज़मीन गीली ही गीली रहती है, और गीली ज़मीन में नीमेटोड, फंगस, सीगाटोका सब आता है। तो 6 फीट का कोई ग्राफ ही नहीं है, न वो 5 में सेट होता है न 7 में सेट होता है। 6 फीट को डिलीट करो। अगर डबल ड्रिप डालना है तो लाइन से लाइन 7 फीट रखना है, तो डबल ड्रिप डालना है। तो 7 फीट रखोगे तो ड्रिप की संख्या आएगी 3500 मीटर 1 एकड़ में, जो ठीक है, जो ज़्यादा नहीं है कम भी नहीं है। तो मिनिमम 2700 मीटर, मैक्सिमम 3500 मीटर ड्रिप के बीच में हमारे 1 एकड़ में केले में होना चाहिए। गुजरात में जहां हम केला की खेती कर रहे हैं, राजपीपला, ये क्षेत्र में, जो आपकी मिट्टी का प्रकार मुझे दिख रहा है। अभी पौधे से पौधा दूर क्यों चाहिए, उसका अपना रीज़न है। कंपैरिजन बतलाता हूं मैं। आप जो 5x5 और 5x5.5 लगा रहे हैं, ये पौधे से ये पौधा 5-5 फीट पे जो है, ऐसा जो आ रहा है ना। और मैंने बोला कि पौधे से पौधा 7 फीट करना है। जब केला निंगल आता है उस समय अगर आप पौधे के तने की मोटाई को नापोगे तो कितने इंच की आती है? 35, 40, 32, है ना। तने की मोटाई क्या बोलते हो? थड़ियों का टेप से नापोगे आप तो मोटाई क्या आएगा थड़ का? जिस दिन कमल आ रहा है, निंगल जिस दिन आ रहा है, उस दिन 30 इंच के ऊपर। अच्छा किसान है, ज़्यादा मशागत करी है, गोबर डाला है, खाद खिला है, तो 40 इंच तक का आता है। तो जब ये 5x5 पर भी 40 इंच का मोटा तना, तो ये जो सेंटर है जहाँ से 5 नपती आ रही है, यहाँ से यहाँ की, और ये तने की मोटाई 40 इंच की आई, तो सेंटर से 1 फीट तो ये आ गया, सेंटर से 1 फीट ये आ गया। अभी जगह कितनी बचती है? 3।
ये लगाया हमने 5 पे, अब हमें नया लाम रखना है तो जगह कम बच रही है ना। तो ग्राफ कैसे डिसाइड होगा कि मैं खेत कितने साल चलाना चाहता हूं एक बार लगाकर, यहां से ग्राफ की डिजाइन होगी। पड़ोसी ने क्या ग्राफ लगाया वो डिजाइन नहीं है, मेरी खेती को मैं एक बार लगाकर कितने साल चलाना चाहता हूं। अगर आपने 7 फीट पे लगाया है ना, ये 7 फीट है तो ये भी 40 इंच तने का मोटा होगा, ये भी 40 इंच तने का मोटा होगा। आप खाना खिलाओगे तो ये 1 फीट आया, ये 1 फीट आया, अभी कितना बचा। तो जो आप लगा रहे हो वो यहां मिलेगा। अब यहां पर आप नया बच्चा ले सकते हो जो अगली कटिंग में 1 फीट जगह लेगा। फिर आप यहां पर तीसरा ले सकते हो जो अगली कटिंग में 1 फीट लेगा, फिर चौथा ले सकते हो 1 फीट लेगा, पांचवा ले सकते हो 1 फीट लेगा, छठा ले सकते हो 1 फीट लेगा। कम से कम 5 बाय 7 लगा करके आप 3 से तो ज्यादा ले ही सकते हो। इसलिए पौधे से पौधा दूर रखना है। पूरे भारत के किसान उल्टा कर रहे हैं, मैक्सिमम लाइन से लाइन दूर रख रहे हैं। किसी ने 6 बाय 5 लगाया तो लाइन 6 पे कर दी, पौधा 5 पे ही किया। दूसरा गड़बड़ी क्या होगा, ये पौधा जब 5 पे रहेगा तो चौथे महीने पत्ते ओवरलैप हो जाते हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते के ऊपर आ जाता है 5वें महीने में। केला 4 महीने के बाद स्पीड से भागता है, जल्दी चलता है, 4 महीने तक रुकता है, सेट होता है, बड़े पत्ते देने की कोशिश करता है। 5वें महीने में आपके कंधे के बाहर हो जाएगा, उसका पत्ता अगले पौधे से टच हो जाएगा, 5 फीट अगर है तो जब हमें बायोमास बॉडी बनाना है, सिगाटोका नहीं चाहिए और सूर्य की रोशनी हर पत्ते पर जाना चाहिए, तो पत्ता ओवरलैप नहीं होना चाहिए। छांव वाला पत्ता कोई काम का नहीं है। साइड में पत्ता रहेगा तो दोनों धूप लेंगे, ओवरलैप होगा तो नीचे छांव आएगी, है ना। तो ये ग्राफ चाहिए ही नहीं। इस तरह का ग्राफ लेना है पौधे से पौधे की दूरी वाला। अब इसमें कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो हमें निर्णय लेना है कि किस पर हम जाएं। तरीका क्या ग्राफ डिसाइड करने का, ये जो पैमाने हैं। अब इसमें समझ में आया ना क्या ग्राफ लेंगे, है ना। 5 बाय 7 पर लेंगे तो 2 साल में 3 हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से आएगी। 5 बाय 7 पर पौधे की संख्या आएगी 1250 प्रति एकड़, मैं बात कर रहा हूं प्रति एकड़ की। 5 बाय 8 पर लेंगे तो 3 साल में 5 कटिंग आएगी बहुत प्यारी, 1130 पौधे आएंगे प्रति एकड़, 1130 पौधे। 5 बाय 9 5 साल, 8 से 9 हार्वेस्टिंग आपका जो खेती का तरीका होगा उस पर निर्भर करेगा। 968 पौधे आएंगे 1 एकड़ पे। 5 बाय 9 पर जाएंगे तो सिंगल ड्रिप 5 फीट पर ही है। अगर आप 7 फीट लोगे तो ये कंडीशन रहेगी, 3 कटिंग अच्छी लोगे, 5 कटिंग अच्छी लोगे, 9 कटिंग तक अच्छी लोगे। अगर 5 बाय 9 पे ले रहे हो तो 8 से 9 कटिंग अच्छी आएगी, पौधे कम लगेंगे। अब यहाँ पर आपका पैसा बचना चालू होगा। 1250 लगाओगे, 1100 लगाओगे और 968 लगाओगे तो साल भर पैसा बचेगा। C1 कैसा रहेगा सर? हाँ, इसके आगे का ग्राफ है वो कि अगर आप बहुत अच्छा सस्टेनेबल प्लान चाह रहे हो तो 7 बाय 7 डबल ड्रिप, इसमें प्लांट आएंगे 888। सबसे सही ग्राफ ये है, नीचे से सही ग्राफ की परिभाषा है, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, इसके बाद तो कोई ग्राफ लगाओ ही मत। केले में ये 4 ग्राफ है आज की तारीख में भारत के लिए। डबल ड्रिप डालना है तो 7 बाय 7 डबल ड्रिप, पौधे कम। यहां पर
फर्टिलाइज़र केवल पौधे कम खरीदने में ही नहीं, साल भर खेती करने के तरीके में भी फर्टिलाइज़र कम लगेगा एकड़ का। जब आपके खेत में किसी एग्रोनॉमिस्ट को आप लेके जाते हो जो गांव में आता है खाद बेचने, दवाई बेचने या पौधे बेचने, तो आपकी लालसा रहती है कि ये अच्छा बंदा दिख रहा है, इसको खेत में घुमाऊं और जानकारी लूं और पूछूं क्या डालना है। तो कोई भी व्यक्ति खाद का डोज देगा तो क्या बतलाता है, 1000 पौधे पे क्या डालना है। केले में यही बताते ना, हाँ। और हमने लगाया उदाहरण के लिए 5 बाय 5, तो 1 एकड़ पे 1750 पौधे लगे। अभी 1 एकड़ खेती का कैलकुलेशन देखोगे, 1 एकड़ पे 1750 पौधे। किसी भी एग्रोनॉमिस्ट को पूछा पूरे भारत में फोन करके या खेत में ले जा करके, तो पर्ची बना के मिलेगी 1000 पौधे पे क्या डालना है। फर्क समझना ध्यान से। अब हम खाद कैसे डालेंगे, उदाहरण के लिए जो फर्टिलाइजर का डोज आता है, 1000 पौधे पर 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 1261-0, आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसा कुछ कैलकुलेशन आता है ना लगभग। अब 1750 पौधे पर मुझे एक दिन का 2 किलो यूरिया देना है, 2 किलो पोटास देना है, 300 ग्राम 1261-0 देना है और 500 ग्राम मैग्नीशियम देना है। हाँ, Mg, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो 1750 पौधे पे हम कितना डालेंगे, तौल काटा तो है नहीं खेत में, एक अंदाजन डब्बा है जो एवरेज लगाते हैं कि हम 1 किलो का डब्बा होगा ये क्लोरोपाइरीफास जो हमने डाली थी, है। तो हमारे एक्चुअल में फार्मिंग करने के तरीके क्या हैं कि 1750 हैं, 1 किलो का डब्बा है, तो हमने 1 एकड़ में कितना डालना है, 4 डब्बे लगभग ना। ऊपर सीक भरने पर 1 किलो आता है, तो थोड़ा सा सपाट डालेंगे। एक मापदंड यही है हमारे खेत का। 4 डब्बे, यहाँ 4 डब्बे, यहाँ आधा डब्बा, यहाँ भी आधा डब्बा, 0.5, 500 ग्राम है आधा डब्बा। तो 2 एकड़ का 1 डब्बा, 1 डब्बा, ये 1 एकड़ का आधा डब्बा हुआ ना, तो 2 एकड़ का 1 डब्बा हो गया, 1 किलो। ऐसा खाद हम डालते हैं। अब ये साल भर डलेगा ऐसा ही। और यहां पर अगर आपने 7 बाय 7 पर या 5 बाय 9 पर 1000 पौधे लगाए हैं 1 एकड़ पे, अब मैं बात 1 एकड़ की कर रहा हूं, और यही एग्रोनॉमिस्ट ने आपको 1000 पौधे की पर्ची दी है, यहां कितना खाद डलेगा, 2 किलो, 2 किलो, 300 ग्राम, 500 ग्राम। यहां कितना है, 4 किलो, 4 किलो, 1 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2 किलो, 300 ग्राम, 500 ग्राम। कोई समझाने नहीं आपको आया। आपने क्या किया, पौधे कितने बुक करे, 3 एकड़ के 3000। यहां पौधे कितने हैं 3 एकड़ के, 3 एकड़ के 17 दूनी 34, 17 तिरी 51, 5500 पौधे, 5200, 5500 पौधे, एकड़ 3, खाद डबल। अब ये जो डबल खाद है इसको हम जोड़ ही नहीं पाते हैं। पौधे लगाने से लेकर 11वें महीने जब माल कट के नट्टू भाई गाड़ी खेत के बाहर ले जाएंगे, जब तक हम डालते रहेंगे, क्योंकि आखिर में हमें केले का वजन बढ़ाना है। तो हम पोटेशियम सोनाइट डालेंगे, 0050 डालेंगे, पोटास के साथ कैल्शियम नाइट्रेट डालेंगे, कुछ ना कुछ तो डालेंगे। बिना डाले तो हम नहीं, केला लगाए ना, डालना पड़ेगा, वो तो कॉन्सेप्ट में है। तो जब हम डालते हैं तो ये 11 महीने तक खाद डबल डलता है। ये हम किसानों को पता ही नहीं है, कैलकुलेशन ही नहीं है इसका। जो 1 एकड़ पे हमारे खर्चे को 5 रुपए केजी तक ले जाता है। फर्क मैं बतलाता हूं छोटा सा, 5 बाय 5 पे 22 टन से ज्यादा माल बहुत कम किसानों का आता है, और 5 बाय 9 पर 35 टन से प्लस हम माल ले रहे हैं प्रति एकड़ का। ये मेजर फर्क है। यहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, हर पत्ते पर हो रही है। 5 बाय 5 में आपके पत्ते ऐसे कैनोपी के नीचे आ जाते हैं। जब फल आता है उस समय आपके पौधे पर 10 पत्ते मिलते हैं जो ऐसे ऊपर देख रहे हैं, पूरा खिलता नहीं पत्ता। 5 बाय 5 में 6ठे महीने में पत्ते कैनोपी भर देते हैं, तो पत्ता ऐसा रहता है,
पूरा खिलने की जगह नहीं है उसको। आप 5x5 का खेत देखो, या बाहर जो केले का खेत हो उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा ऐसे पान खड़े हैं। पूरा खिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हिलना चाहिए उसमें। तो पूरा सूर्य का फोटोसिंथेसिस उस पत्ते पर होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। कई सारे मेरे मित्र हैं जिनके मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। एक महाराष्ट्र के बीड़ के व्यक्ति का नाम बताता हूं, किरण, जिसने पहली बार 5x9 पर केला लगाया और 1 एकड़ में फर्स्ट हार्वेस्टिंग उसने ली 43 टन पहले साल, 43 टन पहले साल, और माल बेचा 23 रुपए केजी। पैसा देखो कितना बनता है 1 एकड़ का। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, और पहली बार वो केले की खेती नहीं करता था, मेरे से मिला भी नहीं आज तक। ऐसे वीडियो देखे, पौधा मंगवाया, 5x8 या 5x9 पे लगाया है उसने, और फर्स्ट हार्वेस्टिंग 43 टन, 22 रुपए केजी। वो व्यापारी ने बोला किसी को देना मत, मैं ही पैसे ज़्यादा दूंगा, तू कहीं से भी रेट ला, 2 रुपये मेरे से ज़्यादा ले। क्योंकि वो केले की कीपिंग क्वालिटी, वज़न, शाइन सब अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो 5x5 का है, आप अगर काटा पर्ची देखोगे 1 एकड़ में कितना टन आया तो वो इतना आता है। तो आपको ग्राफ क्या लेना है, इन 4 में से एक। डिजाइन आप करो, 2 साल चलाना है, 3 कटिंग लेना है, 5 कटिंग लेना है, या 5 कटिंग से ज्यादा जितनी आती रहे उतनी लेना है, या जब तक चलेगा जब तक चलाऊंगा, अभी कटिंग दिमाग से हटा दी। 7x7 zigzag हाँ, जिगजैग कर सकते हो या सिंगल भी कर सकते हो, नहीं अच्छा रहेगा 7 कोई मैंडेटरी नहीं है। 7x7 आप जब, अभी मैं आगे बताऊंगा, जब नया लाम रखोगे तो वो जिगजैग ऐसे ही हो जाएगा, आगे पीछे खसकेगा वो लाम में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो 7x7 कोई मैंडेटरी नहीं है, जिगजैग करो तो भी ठीक है, सराउंड रखो तो भी ठीक है, स्क्वायर में भी अच्छा रहेगा। स्क्वायर में भी अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ग्राफ क्या होना चाहिए? हाँ, तो मिनिमम हम बात करेंगे 5x7 के ऊपर की, ठीक है। बात एकदम छोटी सी है, पर ब्रीफ करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपको करना क्या है, ना कि पड़ोस में क्या ग्राफ लगाया वो मैं लगा लूं। अभी हम पहुंचे हैं केले की खेती को जमीन की तैयारी करने पर, बेसल डोज डालने पर, सॉइल टेस्ट कराने के बाद रोटावेटर करके हम रुक गए थे कि ग्राफ क्या लगाना है। अभी आप सभी को समझ में आया ग्राफ क्या लेना है? तो आप मुझे बताओ किस ग्राफ की आगे गाइडलाइन दूं मैं आपको? 5-7 की मैं आगे आपको गाइडलाइंस दूं, एक जनरल ओरा। केला लगाना कैसा, जिसको हम मान रहे हैं लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधा 7, उसकी हम गाइडलाइन पर अभी बात करेंगे कि केला अब प्लांटेशन मुझे करना है तो क्या करूं। तो सबसे पहले हम या तो कंद का लगाएंगे या रोप का लगाएंगे। तो रोप हम जिस भी कंपनी से लें, कम साइकिल का पौधा होना चाहिए। जो लेब में कम साइकिल का है वो हमारे खेत में ज़्यादा चलेगा, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, गठान हम लगा रहे हैं अगर, तो छोटी गठान होनी चाहिए, मतलब वो कम साइकिल हो गई। गठान के प्रकार हैं, कम साइकिल में समझाता हूं आपको। एक हुई बड़ी गांठ जिसकी रिंग ज़्यादा है, उसके बाद आई छोटी गांठ जिसकी रिंग कम है, उसके बाद आई छोटी गांठ जिसकी रिंग ही नहीं है। गठान समझ में आ रही है? तो ये आप कहोगे कम साइकिल, टिश्यू कल्चर की भाषा में। ये ज्यादा कट चुकी है, ये 500 ग्राम प्लस है, ये 300 ग्राम प्लस है, ये 150 ग्राम प्लस है। अगर गठान लगाएं तो इन दोनों में से कोई सी लेना चाहिए, इसको कभी लगाने की जरूरत नहीं है। जितना कटिंग वाला गठान लगाया या टिश्यू कल्चर से जितना ज्यादा बार मल्टी हुआ पौधा आया, वो आपके यहां उत्पादन कम देगा, रोगों की लड़ने की क्षमता कम रहेगी। जितना कम कटा है उतना आपके खेत में ज्यादा चलेगा, उतना ज्यादा बड़ा लुंगर देगा, उतना ज्यादा वजन आएगा, उतना ज्यादा मल्टी ले सकते हो। समझ में आया? गठान या रोप कम साइकिल का होना चाहिए।
तो हम 5x7 पर एक बार लगाकर ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेंगे। अब लगाने का तरीका हमारा क्या रहे, जब हम लाइन से लाइन बना रहे हैं 5 फीट की, तो इसमें बेड कैसा बनाएंगे, वो महत्वपूर्ण बात है। हेवी ब्लैक सॉइल है, अगर जिसकी काली मिट्टी है, हेवी ब्लैक सॉइल है, तो हमें नाली 1.5 फीट ज़्यादा गहरी करनी है। कितनी? 1.5 फीट। कुछ पूछ रहे हो क्या? अगर गहरी नाली नहीं करी तो पानी का निसरा कम होगा। जो मध्यम जमीन है कम से कम वो 1 फीट गहरी हो, और जो हल्की जमीन है वो कम से कम 8 इंच की गहराई पर हो। ये जो नाली बनाएंगे हम, हेवी सॉइल, मध्यम सॉइल, हल्की सॉइल, 8 इंच से लगभग तो गहरी होना चाहिए। इससे कम की बात नहीं मैं कर रहा हूं, इससे ज़्यादा गहरी होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर काली मिट्टी है, आपने 2 फीट गहरी कर दी नाली तो चलेगी। हल्की जमीन में भी 1.5 फीट गहरा कर दिया तो चलेगा। 8 इंच से ऊपर नहीं, बराबर में मत लगाओ। कम से कम नाली इतनी होना चाहिए। अभी फर्क आएगा कि नाली कहां पर करें। जो जनरल किसान है वो कैसा केले की खेती कर रहे हैं, नाली बेड, नाली बेड, नाली बेड, ऐसा करते हैं ना, है ना। ये तरीका 100% गलत है। अगर इस तरीके से केले की खेती करेंगे, अगर इस तरीके से केले की खेती करेंगे तो हमारा केला रटून अच्छा नहीं आएगा। कैसे? ये वाला पैटर्न करते हैं तो आप यही कर रहे हो ना। इसमें होता क्या है ये समझ लो, यही है, यही है। तो उदाहरण के लिए आपने यहाँ पौधा लगाया, पौधा लगाते समय हमें लगता है पौधा बहुत छोटा है, जगह हमारी बहुत सारी खाली पड़ी है। पौधा लगाते समय छोटा सा आता है, अंगूठे से बराबर भी मोटाई नहीं आती, 4 पत्ते का आता है, दूर से दिखता भी नहीं खेत, पहला महीना, पहला 15 दिन। लेकिन केला हर महीने 5 इंच तने की मोटाई बढ़ाता है। तो पौधा जब फ्लावर आता है उस दिन की अवस्था और लगाने वाले दिन की अवस्था में फ़र्क है। जब हमने पौधा लगाया तो क्या होगा, छोटा सा, फिर मोटा, फिर मोटा, फिर मोटा, फिर मोटा और फिर मोटा, ऐसा होगा ना। अभी यहाँ पर इसका फ्लावर आ गया, यहाँ पर कमल आया। जिस दिन ये इतना मोटा हुआ 30 इंच 40 इंच का, उस दिन आपका बेड ये चपटा खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी मोटाई आ गई। अब आपकी ड्रिप कहाँ है? बेड से नीचे आ जाएगी ना। अभी आपकी ड्रिप जो शुरुआत में यहाँ थी, ये ड्रिप अब आ गई यहाँ पर। कहाँ आ गई? नाली में। आपकी ड्रिप जो पहले बेड पे थी, तो तने की मोटाई आने के बाद ड्रिप आ गई नाली में। पौधे की जड़ें कहाँ हैं? बेड पर, है ना। ड्रिप कहाँ है? नाली में। अब हमें फ्लावरिंग आ रही है। हमने एग्रोनॉमिस्ट से पूछा क्या खाना खिलाऊं, तो उसने बोला 05234, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम सोनाइट, पोटेशियम ह्यूमेट, अच्छे अच्छे नाम बताए जो सबसे महंगे आते हैं। 05234 रेट अच्छा है, आगे संभावना अच्छा बढ़ेगा। वज़न चाहिए, 05234 ही खरीदना पड़ेगा। 123216 सस्ता मिलता है, वो नहीं देना है। रेट अच्छा है। छोटे छोटे से कॉज है जो हमारे जेब से पैसा लेके जाते हैं। अब हम ड्रिप से खाद दे रहे हैं। ड्रिप कहाँ है? 05234 कहाँ है? नाली में। पानी हम कहाँ दे रहे हैं? नाली में। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? नाली में। नाली में बोलते हकीकत है। इससे रटून आपकी खराब आएगी। ये समझ लोगे तो आपकी रटून पीलबाग यहाँ से अच्छा होगा। ये जो बेड बनाने का तरीका है, ये किसने इजाद किया? किसान ने? नहीं। जिसने ड्रिप बेची या जिसने पौधे बेचे। हमारे पास ज्ञान कहाँ से आया? जिसने पौधे बेचे। और पौधे जो बेचने वाला आपके पास ज्ञान देगा,
वो किसके इर्द गिर्द ज्ञान देगा? आपकी समझ से या उसकी कंपनी की समझ से ज्ञान देगा? जो उसने फैक्ट्री डाली 3 करोड़ की टिश्यू कल्चर लैब, वो लैब से हर साल पौधे ज़्यादा बिके, एडवांस ऑर्डर आए, पौधा महंगा बिके और जल्दी बिके। आज जो पौधा बेच दिया वो किसान डबल मेरे पास आकर पौधा खरीदे। तो ये जो जानकारी है, ये पहली फसल अच्छी पके उसके लिए तो बहुत बढ़िया है कि आज जो पौधा मैंने बेचा उसके लिए उस किसान के यहाँ उत्पादन बहुत अच्छा आएगा। रटून आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर रटून आप सीख गए तो आप पौधा खरीदोगे नहीं। इसलिए ये बेड का वहाँ से गाइडलाइन आया है कि रटून आपकी अच्छी आना नहीं चाहिए। कारण मैं बतलाता हूँ। टिश्यू वाले ऐसा समझाते हैं रटून लेना ही बंद कर दो, सिगाटो का पनामा आता है इसलिए आप हर साल नया वही तो मैं बात बता रहा हूँ। 1825 पौधा लगा ऐसा समझाते हैं। कंपनी का नाम नहीं बोलता हूँ, नहीं, जरूरत भी नहीं है कंपनी का नाम बोलने की, ये रियलिटी है ना। टिश्यू कल्चर हमारे गांव में ऐसा समझाते हैं टिश्यू वाले। कि आप एक ही बार पौधा लगाओ, अगली बार निकाल के फेंक दो। आपने ये पूछना चाहिए कि सिगाटोका ना आए उसके लिए मैं क्या करूं? पौधा छोड़ दो, मैं 1 बार लगाऊं या 4 बार लगाऊं। सिगाटोका नहीं आना चाहिए। बीमारी क्या है? सिगाटोका। वो हमारे खेत में नहीं आना चाहिए। एक बार पौधा लगा के भी अगर सिगाटोका आ रहा है तो एक बार भी क्यों लगाऊं? फिर मैं कंद क्यों ना लगा लूं? ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर एक बार भी लगाकर सिगाटोका आ गया, पनामा विल्ट आ गई, बंची टॉप वायरस आ गया, तो फिर मैं तो कंद ही लगा लूं फिर, और पौधे में पैसे क्यों लगाना है मुझे? तो फिर आपके पास जानकारी सही आएगी कि सिगाटोका कैसे ठीक करें। भैया ऐसे ठीक करना है, इसलिए पौधा लगाना है। आपने जब बोला कि मैं पौधा ही क्यों लगाऊं, मैं कंद क्यों ना लगाऊं, तो जानकारी बदल जाएगी। अभी आपको रटून का पूछ रहे हो तो बोलेगा नहीं, रटून का पैसा नहीं बनेगा, सिगाटोका आएगा, इसलिए एक ही क्रॉप लो। तो ये बेड की जो जानकारी है ये किन्ने दी है? जिनको पौधा बेचना है। अभी हमें क्या जानकारी चाहिए? पौधा कैसे अच्छा चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट 100% गलत है। इस तरह का अगर बेड बना के लगा रहे हो केला तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। 1 साल के लिए तो अच्छा है, 1 साल के लिए अच्छा है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो होना क्या चाहिए? हमारी पहले जो जमीन की मशागत करी हमने, जमीन को ढीला रखा, वैसे ही जमीन ढीली हमारी पीलबाग में होनी चाहिए, लाम में होनी चाहिए, F1 में होनी चाहिए, F2 में होनी चाहिए, F3 में होनी चाहिए। जब जब हम चाहें कि हम अगला कटिंग लेना चाहते हैं तो वो जो पौधे की जड़ें जहां जाएगी वो जगह ढीली होनी चाहिए, तो आपका लाम अच्छा आएगा। उसके लिए पौधा लगाते समय बेड कैसा होगा वो डिजाइन करेगा, आपके लाम की जगह ढीली रहेगी या नहीं रहेगी। तो कैसा बनेगा? एक नाली, एक बराबर, फिर एक नाली, फिर एक बराबर, फिर एक नाली, फिर एक बराबर, फिर एक नाली। आपका काम कर दिया आधा। आप यहां कर रहे थे हर एक में नाली, है ना? तो ये काम कर दिया हमने आधा, एक नाली और एक बराबर। समझ में आ रहा है? ये हमने कर दिया आधा। इसको हम कहते हैं, बी किसान ग्रुप का ये सूत्र है, किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा। आपके अगर खेत में 50 नालियां आने वाली थी तो हम बोल रहे हैं 25 नाली करो। जो आपको 5-5 फीट पे करनी थी हमने बोला 10 फीट पे करो, एक में गैप दे दिया। तो दिखेगा कैसे? फ्लैट ऐसा दिखेगा ना? हाँ, 7x7 में भी ऐसा ही करना है। उसमें 14 फीट पे नाली करना है तो आपका 10 फीट का बेड दिखेगा। 14 फीट पे नाली करोगे, गहरी नाली करना है। अभी हम बात कर रहे हैं 5x7, तो ये ड्रिप से ड्रिप की दूरी 5 फीट और ये नाली से नाली की दूरी 10 फीट। ये पॉइंट से ये पॉइंट 10 फीट। अभी ये आप 1.5 फीट गहरा ले गए तो 1.5 फीट हाइट पे गया, ये 1.5 फीट हाइट पे गया, तो यहां से यहां का कितना हुआ? 7 फीट। हाँ, जो छत मिली हमको 7 फीट और ड्रिप हमारी 5 पे है,
इस ड्रिप से इस ड्रिप की दूरी भी 5 ही है। ये नाली से नक्के की दूरी 3 फीट है। समझ में आ रहा है? सेंटर से 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर, गहराई 1.5 फीट, 1.5 बाय 1.5 बाय 1.5। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी यहां सेंटर से 1.5 फीट है और ये सेंटर से ये सेंटर 2.5 फीट था, तो ये 1 फीट बचा ना। ये ड्रिप से 1 फीट बचा, ये ड्रिप से 1 फीट बचा, तो ये जो नक्का है ये 7 फीट हो गया। इसको हम बोलते हैं 70-30 फार्मिंग। 70% प्लांट के लिए और 30% किसान की जगह। दिस इज ए 70-30 फार्मिंग। ये 70% एरिया जहां हमारे पौधे की जड़ें विचरण करेगी, जहां हम पानी देंगे, खाद देंगे, दवाई देंगे, यहां जो पौधे की जड़ें चलेगी, ये 70% जगह पौधे की। और जहां हमने नाली बनाई है वहां हम ड्रिप नहीं रखेंगे, खाद नहीं डालेंगे, हम चल फिर करेंगे। वो हम किसानों के लिए जगह है 30%। खेत को हमने डिवाइड कर दिया। 70-30 फार्मिंग। अभी ये ड्रिप जहां है, यहां पौधा कहां लगेगा, ये बड़ा सूत्र है। समझ में आया? ड्रिप कैसे डालेंगे, नाली कैसे बनाएंगे। अब पौधा कहां लगाएंगे वो समझो। नाली के किनारे पर पौधा, उससे 7 फीट दूर, उससे 7 फीट दूर। अब ड्रिप कहां है ये देखना। सामने पौधा नहीं आएगा, जिगजैग पौधा। ड्रिप कहां है? एक पौधे के लेफ्ट में ड्रिप है, इस पौधे के राइट में ड्रिप है। इस पौधे के राइट में नाली है, इस पौधे के लेफ्ट में नाली है। पौधे के एक तरफ ड्रिप है, एक तरफ नाली है। हम जो नॉर्मल बेड बनाते हैं उसमें ऐसा बेड बनाते हैं, पौधा जहां लगता है दोनों तरफ नाली है, तो ड्रिप रहने की जगह ही नहीं है। जैसे पौधा बड़ा होता है ड्रिप फिसल के नीचे आता है ना, लास्ट पेंदे में आता है। अभी यहां क्या है, पौधा जैसे बड़ा होगा ड्रिप कहां जाएगी, अंदर बराबर जगह पे। पौधा जैसे बड़ा होगा ड्रिप कहां जाएगी, अंदर बराबर जगह पे। नाली में जाने की जगह है, नाली है ही नहीं, फ्लैट में रहेगा, गिर के नीचे आएगा, फिर हमारा वो पील काटने वाला ऊपर रखेगा या उस पील में डाल देगा, फिर दराती से उस पील को काटेगा तो कभी ड्रिप भी कट जाएगी, फिर हमें जॉइनर लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ही खत्म। मैंने बहुत माइक्रो सर्जरी करी है, आपके खेत में मैं बहुत रहा हूँ, मुझे पता है कि पील काटने वाला क्या करता है। एक्चुअली मेरे पास खुद का 250 एकड़ का केला है और 2200 एकड़ से ज़्यादा हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। कई सारे किसान जो खेती नहीं करते हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं या जो बड़े व्यापारी हैं, उनकी ज़मीनें हैं, पानी है, तो उनकी ज़मीन हम ले लेते हैं और हम खुद केले की खेती कर रहे हैं। तो मेरे खुद के 2200 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है पूरे भारत में, अलग अलग राज्यों में, और 250 एकड़ मेरा खुद का केला है जहाँ मैं पैसे लगा के खेती कर रहा हूँ। तो खेत के अंदर नली कहाँ रहेगी, वो मजदूर उसको पील को काटेगा कैसे, ये सब मुझे पता है, इसलिए इतना बारीकी से बता पा रहा हूँ, है ना। उसको पानी बूंद बूंद कितना चाहिए ये भी मुझे पता है, और 2006 से केवल यही काम कर रहा हूँ। अभी कितना हो रहा है, 25 तो लगभग काफ़ी मैं केले के साथ जी रहा हूँ। एक होता है खेती करना, दूर से समझना, और पापा ने ज़बरदस्ती धक्का दे दिया है तो मन मार के समझते रहना, ठीक है, लेबर लेके जाना है, खेती करना है। एक होता है उसमें जीना, तो खेत में जीना सीखो। तो खेत को क्या चाहिए वो बताना चालू करेगा, आपसे बात करेगा, वो पौधे बात करेंगे, भावनाएं डालना चालू करो। नाश्ता आ गया है ना। तो ये ग्राफ को मैं एलिब्रेट करता हूँ और फिर हम नाश्ता करके फिर आगे की प्रक्रिया पे जाएंगे। तो ग्राफ हमारा समझ में आया कैसे होना चाहिए, नली अंदर, नली अंदर, नाली बाहर, नली अंदर, नाली बाहर। समझ में आया ना। अभी अगला पौधा कहाँ लगा, हाँ, इस ग्राफ के अनेक फायदे हैं।
इस ग्राफ का लाम आएगा, वो भी बेनिफिट है। इस ग्राफ की ड्रिप नदी में नहीं जाएगी। जब हम कल्टीवेशन चलाएंगे तो नाली में चलाएंगे। हम खेत की निंदाई गुड़ाई करेंगे तो उसका कचरा खेत के बाहर नहीं डालेंगे, बेड पे डालेंगे, नाली में नहीं, बेड पे। कचरा मल्चिंग है ना। अभी ये जो छत है, यहाँ पर हमने पील पत्ती काटा, वो भी यहीं डाला। कचरे कूटे की निंदावण करी, वो भी यहीं डाला। खरपतवार निकाला, वो भी यहीं डाला। पड़ोस के खेत में केला खत्म हो गया, उसके पत्ते उठाकर ला करके यहाँ डाल दो। कचरा मल्चिंग, आच्छादन करना है। जैसे ही आप इस बेड पे आच्छादन करते हो, ऊपर इसके ड्रिप डालते हो, तो एक प्रक्रिया घटती है। कचरा, कचरे के ऊपर ड्रिप, सूखा कचरा, किसी भी पेड़ पौधे का बायोमास बॉडी। गेहूं का भूसा नहीं डालना है, वो गर्म पड़ता है, वो चिपक जाता है। गेहूं का भूसा नहीं डालना है। ऐसा बायोमास बॉडी जो ढीला रहे, ठीक है, वो डालना है। तो वो क्या करेगा, जब सूखे कचरे के ऊपर आपका ड्रिप है और वो बूंद 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 पानी गिरा रहा है, तो ये जो कचरा है ये गलना चालू होता है। जिस पर पानी गिरता है ये सड़ना चालू होता है, गलना चालू होता है। जब कचरा गलता है तो लाल पानी देता है। हमारे यहाँ गांव में जो ढेर है, गाय भैंस के गोबर के या कचरे के कूड़े के ढेर हैं, बारिश होती है तो क्या निकलता है, ध्यान रखा आपने कभी? लाल पानी आता है। ये जो लाल पानी क्या है, ह्यूमस। इसका नाम है ह्यूमस। इसी से नाम पड़ा है ह्यूमिक एसिड का। वो भी कत्थई कलर का लाल पानी है ना, काले कलर का। बायोमास बॉडी के डिग्रेशन होने के बाद जो लिक्विड बनता है वो लाल पानी। ऑर्गेनिक कार्बन की लास्ट अवस्था जो लिक्विड बन गई वो लाल पानी, उसका नाम है ह्यूमस। अब ये जो लाल पानी जहां मिट्टी में जा रहा है, कचरा है, उसके ऊपर ड्रिप है, वो जो गला रहा है, ये लाल पानी आपके पौधे के पास की मिट्टी में जा रहा है। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में आ गया ह्यूमस। तो जिस मिट्टी में ह्यूमस आता है उसको देसी केचवा खाता है मिट्टी को। एक होता है अमेरिकन केचवा जो कचरा खाता है, एक होता है देसी केचवा जो हमारे खेतों में है, वो उस मिट्टी को खाता है जिसमें ह्यूमस का प्रमाण ज्यादा है। तो वो मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। देसी केचवा क्या करता है, मिट्टी खाता है और न्यूट्रिशन निकालता है। निकालेगा मिट्टी, बट वो न्यूट्रिशन का महासागर है। केचवा खाद सबसे अच्छा न्यूट्रिशन है पेड़ पौधों के लिए। गोबर खाद उससे कम, गाय भैंस बकरी बिल्ली किसी का भी गोबर, मुर्गी की बीट, सब तरह का फर्टिलाइजर है। तो ये जो हमने कचरा मल्चिंग किया, इसके ऊपर ड्रिप डाला, तो यहाँ पर ह्यूमस होगा और कचरे के नीचे कीट पतंग बैक्टीरिया सब आएंगे, वो मिट्टी को खाएंगे, मिट्टी निकालेंगे, कुछ एक दूसरे को खाएंगे तो कुछ निकालेंगे। तो मैंने आपको हमारा चर्चा चालू हुआ उस समय बताया 25% हवा, 25% पानी, 5% ऑर्गेनिक कार्बन और 45% मिट्टी, इसमें डालना है जीवंतता। तो ये संपूर्ण चक्र बनता है। तो जब हम कचरा मल्चिंग करते हैं, ये जो गलता है ये ऑर्गेनिक कार्बन बनता है, इसमें धूप डायरेक्ट नहीं जाती, तो नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी बनती है, कीट पतंग तुड़तुड़े मक्खी मच्छर, तो ये जीवंतता आ गई। तो ये हमारे बेड का एक संपूर्ण चक्र बन गया। इस तरह का बेड अगर हम बनाएंगे तो पहली फसल, दूसरी फसल, तीसरी फसल एक बार लगाकर अनेक साल तक हम पिलबाग लाम सब लेते रहेंगे। जमीन ढीली रहेगी। किसी भी जगह अगर छांव है और नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी है तो वो कीड़े मकोड़े एक जगह दूसरी जगह खसकते रहेंगे, तो हमारे बेड का ऑटो कल्टीवेशन करते रहेंगे। केचवा जब मिट्टी खाएगा, मिट्टी निकालेगा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जहां से निकलता है अब वहां सुराग हो गया, तो ढीली हो गई। हम या तो ट्रैक्टर में डीजल डालकर कल्टीवेशन चलाएं, या हमारे खेत में कचरा मल्चिंग करके नमी रखें, तो उसके नीचे ऑटोमेटिक कल्टीवेशन होता रहेगा, जमीन ढीली रहेगी। डिसीजन हमें लेना है, मैन्युअल कल्टीवेशन या ऑटो कल्टीवेशन। तो एक साल के बाद हमें जब लाम लेना है तो ये ऑटो कल्टीवेशन चाहिए, इसलिए बेड ऐसा बनाना है। आप दुनिया का कैसा भी बेड बनाओ, उसमें ऑटो कल्टीवेशन होगा नहीं जब तक कचरा नहीं डालोगे। ऑटो कल्टीवेशन के लिए कचरा मल्चिंग
उसके ऊपर ड्रिप और वहाँ जीवंतता। नमस्कार।